नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। इसमें हम जीएस यानी जनरल स्टडीज को देखेंगे चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में। और यह दृष्टि है, इसके अंतर्गत इसमें हम देख सकते हैं यह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी अपने देश भारत के बारे में देखेंगे। और इसमें जो है भारत के बारे में एक चित्रात्मक प्रस्तुति यानी मैप के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि अपने देश भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इस 28 राज्यों में हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पर चर्चा करेंगे। और यह 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम भारत को देख लेते हैं, इसके राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण को इसमें कवर करते हुए। यानी पहले अपने देश भारत को यानी राष्ट्रीय खबरों को पहले देख लेते हैं, इसके बाद राज्य खबर के अंतर्गत इसमें हम उत्तर प्रदेश को कवर करेंगे। यानी राज्य खबर के अंतर्गत इसमें यूपी स्पेशल के रूप में हम देखेंगे और ये दृष्टि होगी। और इसमें राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश के जो यूपी स्पेशल है वो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024 और आरओ री एग्जाम 2023 साथ ही यूपी ट्रिपल एस से। और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अंक अति महत्वपूर्ण होगा। और जो जिस पर हम चर्चा करने राष्ट्रीय नेशनल के अंतर्गत जो अपने देश भारत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 17वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, एमपीएससी पीटी एग्जाम 2025, इसके बाद जेपीएससी आरपीएससी यूपीपीएससी के लिए भी अंक महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी एसएससी के लिए भी अंक महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय खबरों के अंतर्गत अपने देश भारत के राजनीतिक और भौगोलिक परिदृश्य को समझते हैं इस अंक में। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं भारत एक परिचय यानी इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल के रूप में सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ देखें देश का नाम यानी अपने देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत गणराज्य यानी अपने देश का नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य। राजधानी नई दिल्ली। आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से। प्रशासनिक प्रभाग देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित यानी 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी हैं। जनसंख्या देखें तो यह है 1 अरब 21 करोड़ यानी 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। अभी देखें तो नियमानुसार जो जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दी गई। और जो है 2025 में यह डिजिटल माध्यम से कराया जाने का घोषणा किया गया है केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा। और ये 2026 में प्रकाशित की जाएगी। तो वर्तमान में देखें तो जो यूएनओ के डाटा के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वह विश्व की जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है अपना देश भारत बन गया है। यानी इसकी जनसंख्या जो देखें तो 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई, यानी चाइना से जो है 45 लाख के आसपास ज़्यादा हो गई थी। तो विश्व में नंबर 1 जनसंख्या पर जो भारत बन गया है वर्तमान दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करें। हालांकि हम अभी उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, अन्यथा वो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो यह 2011 की जनगणना के हिसाब से हमने देखा कि यह भारत की जनसंख्या रही। और साक्षरता देखें तो यह 73% है, जिसमें पुरुष 80.9% और महिला 64.6% है। यानी दोनों के बीच में देखें भारी गैप है। और ये भी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ही 73% है। लिंगानुपात 943 यानी 943 1000 पुरुषों पर यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ये सारी डाटा 2011 की जनगणना के हिसाब से ही यहाँ पर दिया गया है। जनसंख्या घनत्व देखें तो 382 प्रति व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर यानी 382 व्यक्ति जो है 1 वर्ग किलोमीटर में है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखें तो क्रमशः यानी ग्रामीण जनसंख्या 68.9% और शहरी जनसंख्या 31.1% है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। हालांकि पूछने को तो सारी चीज़ें अब तक इतने एग्जाम हो चुके हैं 2011 से, तो अंतरिम और अंतिम डाटा को लेकर कई बार सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसको देखा जा सकता है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये सारे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखें ये है आपका लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहा जाता है। यानी संविधान में तो इसको निम्न सदन के रूप में नहीं इंगित किया गया, लेकिन बोलचाल में इसको लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो निम्न सदन में सीटों की संख्या 543 वर्तमान में, अधिकतम संख्या 550 हो सकती है इसकी। राज्यसभा जिसको सदन के नाम से जानते हैं में सीटों की संख्या यानी उस सदन के नाम से इसको संबोधित करते हैं, ताकि संविधान में इसकी भी चर्चा नहीं, कुछ सदन है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो वर्तमान 245 है, लेकिन अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। सरकार के प्रकार को देख लें तो सरकार जो अपने देश में जो सरकार का प्रकार है वह है संसदीय सरकार है। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति सरकार नहीं बल्कि संसदीय सरकार। जैसे कि देखें अमेरिका में भी जो 47वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया गया, तो वहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप है 47वें राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पर जीत कर आए और 20 जनवरी 2025 से वह अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जो राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देंगे अपने देश को। तो वो 4 साल की उनकी नियुक्ति होती है। अपने देश में देखें संसदीय प्रकार के संसदीय सरकार पद्धति के साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार है अपने देश में, जो कि भारत के संविधान में दिया गया है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है इसी का यह भाग है कि वी पीपल ऑफ द इंडिया, और ये सारे ही पार्ट उसमें निहित हैं। तो यहाँ पर संसदीय प्रकार की सरकार है, न कि प्रेसिडेंशियल सरकार है। और इसमें देखें तो यह है, यानी इसमें चलें तो राष्ट्रीय पक्षी को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है। राष्ट्रीय पुष्प देखें तो कमल है। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय वृक्ष देखें तो बरगद है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है। राष्ट्रीय गीत देखें तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान देखें तो जनगण मन जनगण मन नायक जो आपका है वो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। इसमें थोड़ी जानकारी और ऐड कर लेते हैं। तो देखें लोकसभा जो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, सीटों संख्या
543 है। इसमें ध्यान दें कि 104वें संविधान संशोधन यानी 104वां संविधान संशोधन जो किया गया था वह 25 जनवरी 2020 को संविधान में ऐड किया गया। 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि SC/ST के रिजर्वेशन को अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 2030 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और इसमें जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे लोकसभा और विधानसभा में, उनको हटा दिया गया। तो 2 इसमें मनोनीत होते थे, यानी 545 था। 2 हटाने के बाद वर्तमान संख्या 543 है। अधिकतम कितने? 550 हो सकती है। और इसमें देखें तो 105वां जो संविधान संशोधन है वह 10 अगस्त 2021 से प्रभावित हुआ। और यह जो था यानी राज्यों को रिस्टोर स्टेट पावर ऑफ द मेक देयर ओन OBC लिस्ट, यानी राज्य अपने OBC लिस्ट को बना सकती हैं। इस पर 105वां संविधान संशोधन लाया गया और यह 10 अगस्त 2021 से प्रभावित हुआ, यानी संविधान में ऐड हुआ। इसके बाद देखें तो वर्तमान में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन जो है यह 29 सितंबर 2023 को प्रभावित हुआ। और इसमें देखें तो इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं का जो आरक्षण, वो 33% आरक्षण का प्रावधान इसमें निश्चित किया गया है। और इसमें देखें तो राज्यसभा में जो 545 सदस्य हैं, इसमें देखें तो 12 सदस्य जो होते हैं यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव होता है। शेष 233 यानी 233 प्लस 12 245 हो जाएंगे सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उम्र सीमा 30 वर्ष है। जबकि लोकसभा के लिए देखें तो 25 वर्ष है। लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा में यहाँ पर देखें तो इनके सदस्यों की संख्या जो है, इनके सदस्यों की संख्या देखें तो इसमें से 500 सदस्यों में 530 सदस्य जो हैं, यानी 530 सदस्य इसमें से जो है लोकसभा में, वो 28 राज्यों से, यानी जो वर्तमान में 28 राज्य हैं उनसे कितने सदस्य चुने जाएंगे? 28 राज्यों से में से। और जो इसमें हैं 2 को निकाल दें तो क्योंकि 230 और 13, यानी इसमें देखें 43 ही, यानी इसमें 13 ही, यानी ठीक है 13 सदस्य जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उससे निर्वाचित होंगे। और जो पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में प्रतिनिधित्व करते थे उनको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अभी देखें तो 18वीं लोकसभा के लिए जो है 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कराए गए भारत में, यानी देखें तो वह अधिसूचना जारी की गई थी 16 मार्च 2024 को। और इसमें 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। 19 अप्रैल 2024 को पहला चरण और आखिरी चरण 1 जून 2024 को था। और परिणाम जो है 4 जून 2024 को घोषित किए गए थे। तो मोदी 3.0 सरकार का गठन किया गया। तो इसमें थोड़ा जानकारी देख लेते हैं कि जो है इसमें जो है लोकसभा में जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनके लिए 84 स्थान आरक्षित है और अनुसूचित जनजातियाँ उनके लिए जो है 47 स्थान आरक्षित है। और यह संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत इसमें है। 330 संविधान जो है वो इसके अंतर्गत ये संविधान में दिया गया है, यानी भारतीय संविधान में। और इसमें ध्यान देना है कि राज्यसभा का जो पहली बार गठन किया गया था, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक देखें 3 मई 1952 को हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, अन्यथा ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें जो राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत भारत को देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से। इसमें मैप में देखें तो ये भारत यहाँ पर है, यानी इसको राजनीतिक रूप से हम देख रहे हैं। तो यह भारत में देखें तो वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 राज्य इसमें हैं और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में देखें तो यहाँ पर जो है एक ऊपर से देखें तो जो पहले यह जम्मू कश्मीर था वह एक राज्य के रूप में था, स्वायत्त राज्य के रूप में जो था संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत इसको स्वायत्तता प्राप्त है। परंतु 2019 में इसको देखें तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक आपका लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है। इसके बाद देखें तो इसमें जो है पहले जो यह 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दादरा और नगर हवेली, दमन अवधी, और इनको संयुक्त रूप से एक कर दिया गया है, यानी दोनों एक हो गए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत में जो है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 जो है राज्य हैं। इन राज्यों को क्रमशः हम देख सकते हैं। यहाँ पर सारे राज्य हैं। पूर्वोत्तर में आपका देखें तो ये 7 सिस्टर के नाम जाने जाते हैं। पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्य हैं और इसकी राजधानियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है इनकी राजधानियों को। और ये सारे ही आप देख सकते हैं। यहाँ तेलंगाना को देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बाद जनकर ये 2014 में जो यानी 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना जो है बना था और आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तब नवीन राज्यों में यह स्थापित है। तो राजनीतिक रूप से हम भारत को देख सकते हैं और यह भारत के जो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह लक्षद्वीप है। इसके बाद पुडुचेरी को भी देख सकते हैं, पुडुचेरी है, ये पुडुचेरी है। और इसके बाद देखें तो आपका जो है यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और चंडीगढ़ है। ये सारे जो 8 हैं आपके वह केंद्र शासित प्रदेश है। और शेष इसमें देखें तो 28 जो है आपके राज्य हैं। राज्यों को क्रम से देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को देखें, चूँकि उत्तर प्रदेश का जो हम विशेष इसमें कवरेज करेंगे तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। यूपी स्पेशल के लिए राज्यों के अंतर्गत राजनीतिक रूप से हम राष्ट्रीय खबरों को देख रहे हैं। और उसके बाद यूपी स्पेशल के अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश ये रहा, ये उत्तर प्रदेश का मैप है, इसको देख सकते हैं। और इसमें ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश जो है यह भारत के अन्य 8 राज्यों को स्पर्श करता है, देख लेते हैं। यानी यहाँ से देखें तो 1 हो गया उत्तराखंड, 2 हो गया हिमाचल प्रदेश, 3 हो गया आपका यह हरियाणा, 4 हो गया राजस्थान। 4 तो ध्यान देना यहाँ से
ये यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो ये सोनभद्र है, ये 4 राज्यों को स्पष्ट करता है। ये 4 8 हो जाएंगे आपके राज्यों के हिसाब से। ये 4 राज्यों को अकेला जिला स्पष्ट कर रहा है, जिसमें देखें तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार है। तो 4 8 राज्य स्पष्ट करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, कुल मिलाकर 9 स्टेट एंड टेरिटरी उत्तर प्रदेश को स्पष्ट कर रहे हैं। और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत नेपाल रहा, नेपाल स्पष्ट करता है उत्तर प्रदेश को। तो ये उत्तर प्रदेश रहा, इसको देखें तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट करती है उत्तर प्रदेश को। और ये देख सकते हैं इसमें, हालांकि इसमें हम आगे जो है यूपी स्पेशल के अंतर्गत इसको विस्तार से कवर करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ये भी देख लें कि जो उत्तर प्रदेश है, यह जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत में पहले स्थान पर है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो यहाँ की जनसंख्या जो है 20 करोड़ के आसपास थी, वर्तमान में 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर देखें तो आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जनसंख्या पर पहले स्थान पर है। और ये सारी जानकारी इसमें आगे इसको कवर करते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें भारत एक परिचय यानी इंडिया एन इंट्रोडक्शन में इसको जियोग्राफिकल रूप में देख लेते हैं। अभी हमने इसके पॉलिटिकल फॉर्म को देखा, यानी राजनीतिक रूप से इसके पॉलिटिकल, अब जियोग्राफिकल पार्ट के रूप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। यह देखें तो भौगोलिक स्थिति, यानी भारत जो एशिया महाद्वीप में है। भौगोलिक निर्देशांक इसका देखें, यानी जियोग्राफिकल जो है इसका इंडिकेशन देखें या कोऑर्डिनेशन देखें तो अक्षांश इसका क्या है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मुख्य भूमि से। और देशांतर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो इसका देशांतर है। तो इसमें हम देख रहे हैं भौगोलिक निर्देशांक जो यानी जियोग्राफिकल जो कोऑर्डिनेशन है, इसमें हम देखें अक्षांश जो यह है, यानी अक्षांश में देखें तो नॉर्थ में जो है इंडिया का जो है नॉर्थ में देखें तो अक्षांश क्या है 8 डिग्री 4 मिनट तक। यानी इसमें हम देख सकते हैं कि जो अक्षांश है या नॉर्थ में जो अक्षांश इसका होगा यह आपका जो है 8 डिग्री 4 मिनट यह नॉर्थ में है। और यानी उत्तरी अक्षांश यानी शुरू से यानी यहाँ पर अक्षांश को हम यहाँ से देखें 8 डिग्री वाला जो यहाँ पर होगा भारत का, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट ये है। और इसका ऊपरी भाग जो है यानी नॉर्थ अक्षांश में, यानी उत्तरी अक्षांश में ही भारत है। और उत्तरी भाग में इसका जो है यह जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और पूरी संपूर्ण भारत को इसमें कवर करें, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री और कम हो जाता है। यानी 8 से यहाँ शुरू हो रहा था और ये 6 से शुरू हो जाएगा तब, यानी इसका जो मुख्य भूमि होगा संपूर्ण भारत का, ये 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा। यानी संपूर्ण भारत जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। और इसमें ध्यान दें कि भारत जो उत्तरी अक्षांश में, जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो है भूमध्य रेखा को देखें तो भूमध्य रेखा जो आपका है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले जो होते हैं उत्तरी अक्षांश में और नीचे जो होता है वह दक्षिण अक्षांश में है। और जो आपका है वह कर्क रेखा जो है वो भारत से बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जिसको हम आगे देखेंगे इसी में मैप के माध्यम से। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और भूमध्य रेखा जो है वह हिंद महासागर से होकर गुजरती है। यानी इसमें देखें तो दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका से जो है और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री सेल्सियस रेखा गुजरती है। और एक जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से और अफ्रीका के जो दक्षिण अफ्रीका के पास गुजरती है मकर रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो सेल्सियस रेखा है, यह देखें तो वो दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग से, और यह देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। और यह देखें तो इंडोनेशिया के सुमात्रा से गुजर रही है। और इसमें देखें तो बोर्नियो इत्यादि से होते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस की रेखा गुजरती है। तो भारत जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अर्थात उत्तरी अक्षांश में है। तो यहाँ हमने देख लिया कि वो स्थिति क्या थी। और देशांतर को हम भारत को देखें तो देशांतर की स्थिति यह थी, देशांतर में भारत जो है वह यहाँ से देखें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। और यहाँ जो इसका आखिरी है यह अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ गुजरात था। और यह इसका विस्तार जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक है। दोनों को यदि याद करना हो, यदि याद करने के दृष्टिकोण से इसको हम देखें जो विस्तार है, तो इसमें से यदि आप निकालेंगे अंतर करेंगे तो 29 डिग्री का आएगा लगभग, और इसमें भी अंतर 29 डिग्री का है। तो यदि इसका पहला स्टेप याद है तो दूसरा आप बना सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत देखें 8 डिग्री जो है संपूर्ण भारत का तो 6 डिग्री से है, लेकिन भारत के मुख्य भूमि से देखें तो 8 डिग्री से शुरू 29 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा। और ये 68 से इसमें 29 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। दोनों में 29 जोड़कर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, यह ध्यान देना इसमें है। और भारत का एरिया देखें, एरिया यहाँ पर दिया गया है, इसका एरिया देखें तो 3 लाख नहीं बल्कि 32,87,449 वर्ग किलोमीटर में जो भारत का क्षेत्रफल है। और यह जो है विश्व के क्षेत्रफल का देखें तो 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, इसका क्षेत्रफल यह है।
यानी भारत से क्षेत्रफल में बड़े देशों की जनसंख्या में तो पहले स्थान पर है भारत, और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है, और यह पूरे विश्व की भूमि का 2.42% है। और इसमें देख लेते हैं भारत से बड़े जो देश में शामिल हैं उसमें पहले स्थान पर रसिया है जो विश्व में सबसे बड़ा देश शामिल है। दूसरे स्थान पर देखें तो कनाडा है। तीसरे स्थान पर जो आपका है चाइना है, यानी चाइना जो क्षेत्रफल में देखें, क्षेत्रफल में यूएसए से बड़ा है। चाइना जो है, ध्यान देना है, चाइना जो है क्षेत्रफल में यूएसए से बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है? रसिया है। इसके बाद जो उत्तरी अमेरिका का जो पड़ोसी कनाडा है वो क्षेत्रफल दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर चाइना, चौथे स्थान पर यूएसए है, पांचवें स्थान पर ब्राजील है, छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो है, और सातवें स्थान पर क्षेत्रफल में अपना देश भारत बड़ा है। और इसमें देखें तो समुद्र तट जो है, समुद्र तट का देखें जो है वो कितना भारत में है, तो यह है 7516.61 किलोमीटर समुद्र के तट से भारत की भूमि जुड़ी हुई है। जलवायु को देख लेते हैं तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु देखें तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, जिसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। पड़ोसी देश देखें तो भारत के जो है 8 पड़ोसी देश हैं। भारत के 8 पड़ोसी देश इसमें हैं, देख सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका जो है भारत के 8 पड़ोसी देशों में शामिल हैं। भारत में उद्गमित सबसे लंबी नदी देखें तो गंगा नदी है। इनकी लंबाई देखें तो भारत में जो है वह 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। क्योंकि गंगा जी जो है वह बांग्लादेश में भी प्रवाहित होते हैं, जहाँ पर पद्मा के नाम से इनको जाना जाता है। तो यह भारत में की लंबाई है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं तो सर्वोच्च चोटी, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह गार्डविन ऑस्ट्रीन है, जिसको केटू के नाम से जानते हैं। और यह जो देखें तो पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर जो है, बल्कि वहाँ पर यदि ले लिया जाएगा तब तो काराकोरम हो जाएगा, यानी काराकोरम सबसे बड़े ये भारत में है। गार्डविन ऑस्ट्रीन जो है भारत में है। यह जो सर्वोच्च चोटी जो गार्डविन ऑस्ट्रीन जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है। नहीं, यही चीज़ सही है। इसमें सर्वोच्च चोटी जो है यह पीओके जो काराकोरम श्रेणी में ही गार्डविन ऑस्ट्रीन की पाई जाती है। और इसके बाद देखें जो प्रमुख नदियां हैं जो भारत में, वह प्रमुख नदियों में देखें, यानी यहाँ पर पीओके के रूप में हम देख सकते हैं। अपना संपूर्ण भारत का ये अभिन्न अंग है, लेकिन इसको पीओके जो है यह कश्मीर देखें जो यहाँ मैप में दिखाया गया, यह इस रूप में नहीं है, बल्कि ये हिस्सा यहाँ से देखें तो पीओके का है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर है। इसी पर जो श्रेणी है काराकोरम जो श्रेणी है, आगे हम इसमें देखेंगे, बल्कि यहाँ पर देखते ही चलते हैं उसको इसी मैप में। हालांकि वहाँ पर देख लेते हैं, फिर आगे इसका विस्तार कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी ये है। यहीं पर जो है ये केटू है, यानी जो है भारत का सबसे ऊंची जो चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी देखें तो यह जो आपका है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, हालांकि इसमें नहीं है, आगे देख सकते हैं इसमें ध्यान दें कि यह जो है यानी सर्वोच्च चोटी जो भारत की गार्डविन ऑस्ट्रीन केटू के नाम से जाना जाता है, यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो हिमालय का पहला पार्ट है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसमें जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं उसको देखें तो काराकोरम श्रेणी पाई जाती है, लद्दाख श्रेणी पाई जाती है, जास्कर श्रेणी पाई जाती है। केटू या गार्डविन ऑस्ट्रीन इसकी देखें ऊंचाई, यानी जो आपका केटू जिसको गार्डविन ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, यानी गार्डविन ऑस्ट्रिच जिसको केटू कहते हैं, इसकी ऊंचाई देखें तो ये 8611 किलोमीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, यानी देखें तो विश्व में दूसरे नंबर पाई जाती है एवरेस्ट चोटी के बाद। एवरेस्ट चोटी जो है सबसे ऊंची है, सबसे जो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है उसके बाद यही है। और एवरेस्ट जो चोटी देखें तो हिमाद्री अथवा सर्वोच्च या बृहद हिमालय का भाग है, और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसी में एवरेस्ट है जो नेपाल में है, और इसके साथ कंचनजंगा, नंगा पर्वत और कामेट व नाम बारोचा इत्यादि पर्वत श्रेणियाँ भी इसी जो है बृहद हिमालय में हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि देखें जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में, इसकी ऊंचाई देखें मीटर में तो वो 8848 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर 848 मीटर इसको कह सकते हैं। सबसे सर्वोच्च चोटी जो विश्व की है। दूसरे स्तर पर केटू है। प्रमुख नदियों में देखें तो प्रमुख नदियों में गंगा जो सबसे लंबी नदी, इनको हमने देख लिया, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि मुख्य नदियां हैं। कुल द्वीप देखें तो इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप देखें, इसमें 572 द्वीप हैं। लक्षद्वीप इसमें 36 द्वीप हैं। कुल राष्ट्रीय पार्क को देख लें, कुल राष्ट्रीय पार्क 106 है जनवरी 2023 के अनुसार। कुल रामसर स्थल 85 हैं अगस्त 2024 के अनुसार। बाघ रिजर्व देखें तो कुल 55 है। बनावरण एवं वृक्षावरण देखें तो 24.62% है, यानी इसमें बनावरण और वृक्षावरण देखें 24.62% है, जिसमें देखें बनावरण जो है, यानी इसमें बनावरण जो है 21.71% है। 21.71% क्या है इसमें बनावरण है, और वृक्षावरण कितना है, वृक्षावरण इसमें है 2.91% है। दोनों को जोड़ दें तो यह आपका हो जाएगा 24.62% हो जाएगा यह, यानी यह बनावरण है और यह वृक्षावरण है। यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से है, और अभी लेटेस्ट डाटा इसका आने वाला है। इसके बाद देखें तो इसमें यह है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील देखें तो बुलर झील है। स्थान देख लेते हैं तो, यानी भारत का स्थान इसमें देखें क्या स्थिति इसमें है, तो यह देख सकते हैं इसमें भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। उत्तर यानी भारत जो है, भारत उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर व दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की स्थिति को हमें देखिए कि लोकेशन है, भारत की स्थिति या लोकेशन को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैप में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत दक्षिण एशिया
महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। उत्तर में हिमालय पर्वत, यानी इसको देख सकते हैं मैप में, यहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर में देखें तो यह हिमालय पर्वत है। और यहाँ देखें पूर्व में इसके देखें तो बंगाल खाड़ी है, पश्चिम अरब सागर है, और इसके दक्षिण में देखें तो ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर देखें तो महासागर का नाम रखा गया, हिंद महासागर। भारत का नाम हिंद है, हिंद इसके नाम से भी जाना जाता है। हिंद की जनता, हिंद की देश, हिंद की सेना। तो यह जो है मतलब भारत की स्थिति को देख सकते हैं। इसमें अगले पार्ट में इसके भौगोलिक को हम देखें तो यहाँ पर जो है इसके पर्वत श्रेणियाँ हैं, और ये सारी चीज़ इसमें दिए गए हैं। इसको आप देख सकते हैं कि राज्यों को हमने देख लिया, और यह पर्वत श्रेणियों को हम देख सकते हैं, और भारत के पड़ोसी देशों को इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। तो यह देखा जा सकता है कि ये भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है, यहाँ पर ये भारत की 8 राज्यों से गुजरती है। इसको आगे हम देख रहे हैं। इसके बाद देखें इसमें जो है यह आपका सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में प्रभावित होती है, लेकिन भारत उद्गम में देखें तो ये भारत के बाहर जो है कैलाश पर्वत श्रेणी जो तिब्बत है वहाँ से इसमें उद्गमन होता है, लेकिन भारत में सब प्रभावित होती हैं नदियाँ। और ये देखें तो शांगपो नदी है जो तिब्बत से निकलती है, इसका शांगपो नाम है चाइना में, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ही शांगपो नदी वहाँ पर है। और ये सारी देखें तो उत्तरी मैदान यह है, और ये कर्क रेखा है। और इसके बाद यहाँ देखें तो दक्कन का पठार वाला भाग यह है, और यह देखें तो आपका पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। और ये जो आपका है पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इसको उत्तरी सरकार या पूर्वी घाट दे सकते हैं। और ये पश्चिमी घाट है, ये मालाबार तट है, और ये कोरोमंडल तट है। ये कार्डन की पहाड़ियाँ देखें तो केरला में है, और ये सारी नदियों इसमें दिखाया गया है, इसको देख सकते हैं आप यहाँ पर। और मुख्य रूप से देखें तो यह जो आपका देख सकते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश में जो है यह देखें तो नागालैंड में नागा पर्वत है, और पटकाई बूम को देख सकते हैं। इसके बाद मिजोरम मिजो पहाड़ी है, ब्रह्मपुत्र है। इसके बाद मेघालय में देखें तो ये गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये महानदी उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में, गोदावरी नदी, यानी इन सबों को हम देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। और पाकिस्तान में देखें तो सुलेमान श्रेणी है, सिंधु नदी है, और यहाँ पर 5 नदियों से जो बना पंजाब है प्रांत हुआ है, एक कश्मीर इत्यादि इसको हम देख सकते हैं। और ये सारी नदियों का स्थिति इसमें दिखाया गया है, इसको देख सकते हैं। पामीर नाट है, कुलकुम श्रेणी है, इसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऐड कर लें या कुछ और जोड़ लें, ऐड कर लें तो यहाँ पर देखें गुजरात से, यानी गुजरात है, यहाँ से गोवा तक जो ये भाग है, यह भाग जो यानी तट जो यह है कोंकण तट कहलाता है। यानी भारत के राज्यों में देखें जो तट रेखा से घिरे हुए राज्य 9 राज्य हैं। आगे हम उसमें देखेंगे कि भारत के तट रेखा से जुड़े हुए 9 राज्य हैं, और उसमें सर्वाधिक जो तट रेखा गुजरात की है। और मुख्य भूमि के बाहर देखें तो सर्वाधिक तट रेखा जो अंडमान निकोबार द्वीप हो जाती है। तो इसमें देखें ये जो भाग है गुजरात से गोवा तक का जो भाग है, इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं, यानी कोंकण तट होगा। इसके बाद गोवा से देखें, गोवा से जो आपका है वह कर्नाटक के जो मंगलुरु है वहाँ तक देखें तो केंद्रा तट कहलाएगा, ये जो है केंद्रा तट कहलाएगा। इसके बाद देखें तो यहीं कर्नाटक के मंगलुरु से जो आपका कन्याकुमारी तक जो है ये मालाबार तट कहलाएगा। ये नीचे वाला मालाबार तट है, यानी पहला कोंकण, फिर इसकी केंद्रा, फिर ये मालाबार तट है। उसी तरह से पूर्वी घाट में भी हम देख सकते हैं कि पूर्वी घाट में जो है कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी तक जो है, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक जो है यह कोरोमंडल तट है। और इसके बाद देखें तो कृष्णा नदी से लेकर के जो उड़ीसा तक है ये आपका जो है आपका उत्तरी सरकार, यानी उत्तरी सरकार वाला तट यह बनता है। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना है। और इसमें ध्यान दें कि जो है दक्षिण भारत की गंगा जो कहलाती है वो कावेरी कहलाती है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। जबकि दक्षिण की गंगा जबकि बात आएगी तो वह गोदावरी हो जाएंगे, यानी दक्षिण की गंगा का नाम से हो जाएगा तो वो गोदावरी हो जाएंगे। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी जो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से उत्कृत यानी निकलती हैं, उनका उद्गम होता है, वह दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहलाती हैं। जबकि दक्षिण भारत की गंगा एक कावेरी है, यहाँ पर ये रहे गोदावरी और एक कृष्णा रहे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये आपका जो नदियों में यहाँ पर देखें तो ये जो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में यानी पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं। और इसमें जो मध्य प्रदेश है यह भारत का जो राज्य है इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ से देखें तो उद्गम होती हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर है आपका यानी मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, और मैकाल का पठार जो छत्तीसगढ़ में, वहाँ जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, वहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें देखें तो नर्मदा भी शामिल है, महानदी भी शामिल है, और शोर नदी भी शामिल है। यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से नदियाँ वहाँ जो निकलती हैं। और मध्य प्रदेश की नदियों में देखें तो चंबल, बेतवा भी है जो यमुना की सहायक नदियाँ, वैसी नदियों का नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसकी भी 2 नदियों का नाम लेते चलते हैं। तो इसमें देखें तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ध्यान देना है। और एलिफेंटा दर्रा जो है जाफना को श्रीलंका से जोड़ते हैं। एलिफेंटा दर्रा और महावेली गंगा क्या है, श्रीलंका की जो है श्रीलंका में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। था वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें यूपी स्पेशल को भी कवर करना है। जिसमें वीडियो नहीं हो पाएगा तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यूपी स्पेशल का जो हम इसी रूप में इसको कवर करेंगे। तो भारत व कर्क रेखा को देख लेते हैं। तो भारत जो कर्क रेखा है वह भारत के देखें तो यानी वर्ल्ड का मैप यदि हम इसको बनाने का प्रयास करें तो ये भूमध्य रेखा जो बीचों बीच यानी इसको 2 भागों में बांटती है, 0 डिग्री सेल्सियस की रेखा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस रेखा इसको कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी भूमि को 2 भागों में बांटने वाली रेखा। इसके उत्तर जो ऊपर की तरफ होता है वो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, उससे नीचे जो होती है 23.5 डिग्री पर, जो 23.5 डिग्री पर वो मकर रेखा होती है। तो भारत यही कर्क रेखा जो है भारत के बीच से गुजर रहा है। तो इस पर जो कर्क रेखा जो गुजरती है भारत की 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें 8 राज्यों को हम देख सकते हैं।
8 राज्य जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को लेते हैं, उसमें देखिए गुजरात है, और इसमें देखिए मध्य प्रदेश है, और ये राजस्थान भी है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ है, इसके बाद ये आपका झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और त्रिपुरा है, और मिजोरम है। यानी 8 आपके राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। और कर्क रेखा पर देखें तो जो निकटतम राजधानी है यानी इन 8 राज्यों में देखें तो जो कर्क रेखा के नज़दीक सबसे निकटतम राजधानी वो मध्य प्रदेश की है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखें तो वो कर्क रेखा के नीचे यानी दक्षिण भाग में है। और यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात और यहाँ रांची भी देखें तो वह भी जो है वो कर्क रेखा पे सबसे निकटतम राजधानियों में ये 2 शामिल हैं, और ये दोनों ही दक्षिण भाग में है। और उसके बाद अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी वो उत्तर की तरफ है, और यह मिजोरम रहा, और देखें जो ये राजस्थान रहा, और गुजरात जो इससे नीचे है। यानी ऊपर की तरफ देखें तो ये आपका अगरतला है। बकिया राजधानियों को देखें तो गुजरात की राजधानी भी नीचे है, अहमदाबाद मध्य प्रदेश की राजधानी भी नीचे है, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो वैसे ही नीचे होगी, रांची जो है झारखंड की राजधानी जो रांची है वो नीचे है, और इसके बाद देखें ये वेस्ट बंगाल है, और यह त्रिपुरा और मिजोरम, कुल मिलाकर 8 राज्य जो है वह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। यहाँ पर यह भी ऐड कर लें कि कर्क संक्रांति होती है, यानी 21 जून को जो विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो कर्क संक्रांति 21 जून को लगता है। इस प्रकार से मकर संक्रांति भी लगती है, तो मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होते हैं, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और देखें तो विषुवत रेखा जो होती है, यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस रेखा है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। यह घटना 22 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 22 सितंबर को जो होता है ये शरद विषुवत होता है, और 21 मार्च को होता है बसंत विषुवत के नाम से जाना जाता है। इसमें यह भी ध्यान दें कि 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूरी पर होती है, यानी जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा जब लगाती है तो 4 जुलाई को सबसे अधिक दूर पर होती हैं सूर्य से, और 3 जनवरी को जो है वह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती हैं। जब वो दूरी पर होते हैं तो उस घटना को जो कहते हैं अपसौरिक कहते हैं, यानी 4 जुलाई को जो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है उस घटना को अपसौरिक कहते हैं, और 3 जनवरी को जो पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है उस घटना को उपसौरिक कहते हैं। थोड़ी जानकारी और ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें कर्क रेखा जो भारत के बीच बीच गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, भारत के यानी विश्व के अन्य किन देशों से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है तो उसमें देख सकते हैं, यानी इसमें देखें मैक्सिको से गुजरती है, इसके बाद क्यूबा, पश्चिमी सहारा यानी जो रेगिस्तान है पश्चिमी सहारा वहाँ से गुजरती है, इसके बाद अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ताइवान, लाल सागर, म्यांमार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, चाइना, बांग्लादेश इत्यादि से भी जो ये आपका है कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसमें ध्यान देना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें देखें तो ये 3 रेखाएं गुजरती हैं, यानी कर्क रेखा भी गुजरती है, और भूमध्य रेखा गुजरती है, और मकर रेखा गुजरती है। हालांकि ये सारे देशों को यदि हम कवर करेंगे भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है और मकर रेखा तो वीडियो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। हालांकि हम इसमें राष्ट्रीय घटनाओं को देख रहे हैं, यह जो अंतर्राष्ट्रीय घटना के रूप में हो जाएगा, तो इसको हम यहीं चलते हैं आगे देखें। तो भारतीय मानक समय को देख लेते हैं। भारतीय मानक समय क्या है, यह है 42.5 यानी 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो भारत का भारतीय मानक समय है। और ये देखें तो भारत के जो है कितने राज्यों से जाता है, भारत के 5 राज्यों से जो है पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसमें देखें तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से, इसके बाद देखें तो यह आपका छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, और इसमें देखें तो मध्य प्रदेश भी शामिल है। ये 5 राज्य शामिल है जहाँ से 82.5 डिग्री की जो है भारतीय मानक सीमा गुजर रही है। इसमें उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, और यह देख सकते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर यह गुजर रही 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है। हमने देखा था इसी में भौगोलिक रूप में तो भारतीय मानक समय यानी भारतीय मानक समय क्या है, GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम से जो है भारत 5.5 घंटा आगे है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह आर्कटिक सागर, चुर्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और 180 डिग्री देशांतर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसमें देख लें तो यह है कि 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर का जो क्रॉस पॉइंट है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। इसके बाद ग्रीनविच या मतलब 0 डिग्री सेल्सियस देशांतर पर है। इस पर जो देश हैं यानी 0 डिग्री सेल्सियस देशांतर पर अंटार्कटिका के अतिरिक्त जिन 8 देश से गुजरती है, यानी उसमें देखें घाना है, अल्जीरिया है, टोंगो है, माली है, इंग्लैंड है, बुर्किना फासो है, और आपका फ्रांस है। 0 डिग्री सेल्सियस की जो रेखा गुजर रही है, यानी ध्यान देना कि 0 डिग्री सेल्सियस की जो रेखा है इसी से जो समय का निर्धारण है। यहाँ से देखें जो ये गुजर रही है आपका इंग्लैंड या लंदन से, इसमें देखें तो ये आपके जो अंटार्कटिका क्षेत्र के अलावा 8 देश से जो गुजर रही है यानी लंदन से होकर गुजर रही है, तो इसी के जो यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो देशांतर रेखा इसके जो पूर्व में जो देश होंगे वहाँ पर जाने पर इस समय जो होगा बढ़ेगा, और इससे पश्चिम जाने पर समय जो घटता है। यानी भारत जो है इससे यानी 0 डिग्री से कितना पर है, 82.5 डिग्री पर है। 82.5 यानी 0 यदि लंदन से आपका शुरू है तो उससे जो भारत है पूर्वी देशांतर में कितना है, 82.5 डिग्री पर है, और ये जो आपका है 5.5 घंटा आगे है।
यानी 5.5 घंटा आगे का मतलब यदि यहाँ दोपहर का 12 बजेगा लंदन में, तो भारत का जो होगा शाम को 5:30 बजेगा। और यहीं पर यदि देखें तो इधर यदि आपका यहाँ पर यदि देखें तो 5:30 यदि बज रहा है, 5:30 यदि शाम का बज रहा है यहाँ पर लंदन में, तो वहाँ पर दोपहर का 12 होगा अमेरिका में, यानी वहाँ यानी जो इससे पश्चिम में होंगे वहाँ पर समय घट जाएगा। तो इसमें ध्यान और कुछ चीज़ों को देना, तो इसमें हम ये देखें कि जो 0 डिग्री सेल्सियस देशांतर से पूर्व, यानी पूर्व की प्रत्येक एक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है। प्रत्येक एक देशांतर पर क्या होगा, 4 मिनट बढ़ जाता है। या 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा बढ़ जाता है। यदि 15 डिग्री देशांतर होगा तो उस पर 1 घंटा बढ़ जाता है। 180 देशांतर पर पूर्व की ओर, यानी देखें 180 देशांतर पूर्व की ओर यदि हम चलेंगे तो 12 घंटा बढ़ जाएगा। यानी पूर्व की तरफ 180 जाएंगे तो 12 घंटा, पश्चिम जाएंगे तो 12 घंटा घट जाएगा। तो यह स्थिति, इसको हम देख सकते हैं कि यह जो है 5.5 घंटे के समय हम निकालें, 5.5 घंटा यह आगे होगा। अब इसमें देख लेते हैं दूरस्थ बिंदु, यानी भारत की जो भूमि है उससे दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु को देखें तो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है। सबसे पूर्वी बिंदु को देखें तो कीबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और देखें सबसे पश्चिमी बिंदु देखें तो यह गुहार मोती गुजरात में है। इन दोनों के बीच में 2 घंटे से ज़्यादा का समय होता है, यानी यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है भारत में, कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में, और सूर्यास्त सबसे अंत में यहाँ पर होता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु को देखें, निकटतम बिंदु देखें तो कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। नोट भारत की मुख्य भूमिका है। और समग्र रूप से देखें तो ये इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब इसमें देख लेते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत इसको हम देख सकते हैं कितने रूप में बांटा गया। तो देख सकते हैं थार का रेगिस्तान है, और यह उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, यह पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, ये केंद्रीय उच्च भूमि है और दक्कन का पठार है। और यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पूर्वी तटीय क्षेत्र है, लक्षद्वीप क्षेत्र है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के नेक्स्ट पार्ट में हम इस विषय को कवर करने का प्रयास करेंगे।